हम लोग सारणी का जो पहला चैप्टर है वो कर चुके हैं। तो सारणी के दूसरे चैप्टर को करने के लिए आपको सारणी के गुण धर्म को पढ़ने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। सारणिकों के गुण धर्म, इसका वास्तविक दुनिया में जो धर्म है उससे कोई रिलेशन नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए पहला अच्छा से पढ़िएगा, क्या कि अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं आएगा तो 4.2 नहीं आएगा। 4.2 नहीं आएगा तो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आइएगा जो कि प्रूफ करने वाला रहता है। किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों एवं स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित रहता है। कहता है कि किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों एवं स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। परिवर्तित क्या करेंगे? पंक्ति और स्तंभ को परस्पर परिवर्तित करेंगे। अपरिवर्तित क्या रहेगा? सारणी का मान। यानी कि आप पंक्ति और स्तंभ को एक दूसरे से पूरा का पूरा बदल देते हैं तो सारणी का जो वैल्यू होता है वो चेंज नहीं करेगा, वो सेम टू सेम रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12, C13। ये एक आप व्यू है, सारणिक है 3 गुना 3 का। ये है आपका पंक्ति और ये है आपका स्तंभ। स्तंभ को एरो लगा रहे हैं, पंक्ति को इसी छोड़ दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? परिवर्तित कर देंगे। यानी कि जो पंक्ति था उसको हम लोग ऐसे घुमा देंगे, मतलब समझिए ना कि पूरा का पूरा एगो है, इसको हम घुमा दिए तो A11 है, A12, A13, इसको पूरा घुमाएंगे तो ऐसे हो जाएगा। बी वाला को भी घुमा देते हैं तो B11, B12, B13, C11, C12, C13। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो पंक्ति था वो इसमें स्तंभ हो गया। सभी, एक दो नहीं, सभी। इसमें जो पंक्ति जो था उसको हम लोग क्या बदल दिए? स्तंभ। A11 ये पहली पंक्ति थी, B वाली दूसरी पंक्ति, C वाली तीसरी पंक्ति थी। अब यहाँ पे A वाली पहला स्तंभ हो गया, B वाला दूसरा स्तंभ हो गया और C वाला तीसरा स्तंभ होगा। तो अगर आप इस तरह से चेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट को जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे बराबर लिखें, यानी कि दोनों का मान क्या है? समान है। इस चीज़ को याद रखिएगा, कभी कभी काम देता है, ज़्यादा यूजफुल नहीं है ये। ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टीज दूसरा है। दूसरा कहता है कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ को परस्पर बदला जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता, दोनों सेम चीज है, तब सारणी का चिन्ह सारणी का चिन्ह
परिवर्तित हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज यही है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसी का आता है। कहता है कि यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या स्तंभ को परस्पर बदला जाता है तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझेंगे। कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ, अब इसमें पंक्ति को स्तंभ से नहीं बदलेंगे, पंक्ति को पंक्ति से बदलेंगे और स्तंभ को स्तंभ से बदलेंगे। और इसको जो सूचित करेंगे वो इस प्रकार से है, पंक्तियों के परस्पर परिवर्तन को निर्दिष्ट करने के लिए हम लोग इसका व्यवहार करते हैं RI RJ। माने RI वाला RJ पे चल गया, अब RJ वाला कहाँ आ गया, RI पे। इसको इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। अब यही काम अगर हम लोग स्तंभ के लिए करेंगे तब वो हो जाएगा CI और यहाँ पे हो जाएगा CJ। अब चाहें तो इसको रोक के लिख सकते हैं पॉइंट को। अब आपको दिखाते हैं हम क्या हो जाता है। डेल इज इक्वल टू A11। हाँ, और जितना सारा ये प्रॉपर्टीज़ है वो सब केवल काम आता है 3 कोटि तक ही काम करेगा। अगर 3 कोटि से आगे आप 4 कोटि 5 कोटि का सारणिक लेते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ काम नहीं करेगा। तो याद रखें, केवल 3 कोटि और 3 कोटि तक ही आपको 12th में पढ़ना है। A12 A13 B11 B12 B13 C11 C12 C13। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो इस चीज़ को इधर करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहला पंक्ति को दूसरा पंक्ति से हम बदल देते हैं, यानी कि R1 चेंज कर देते हैं R2 को। ठीक है, तो ये डेल बराबर हो जाएगा माइनस, पहले ही बोले कि चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो पहले था प्लस, तब हो जाएगा माइनस। यहाँ पे आपका जो दूसरी पंक्ति थी वो पहली पंक्ति हो गई है, इसका भी किस्मत बदल गया। A11 A12 A13। यहाँ पे देखिए C वाला वैसा ही है, क्या कि इसको हम लोग चेंज नहीं किए हैं। C12 C13 निगेटिव हो गया। अब हम लोग पंक्ति को तो बदल दिए, आप चाहें तो पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति से ही बदल सकते हैं। तो यहाँ पे R13 करना पड़ेगा, R23 करना पड़ेगा। अब स्तंभ को बदल के आपको दिखाते हैं, दूसरा तीसरा को बदल देते हैं। तो C2 किससे चेंज कर रहे हैं, C3 से। अब यहाँ पे जो डेल है, अब माइनस था तो चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहला स्तंभ वैसे ही रहेगा जैसे था, A11 C11। और यहाँ पे हो जाएगा B13 A13 C13 B12 A12 और C12। तो कहने का तात्पर्य है यहाँ पे कि बदलने से, परिवर्तित करने से चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। अब हम लोग आगे का पॉइंट देखेंगे। मिटाना भी बहुत मुश्किल वाली बात है। मिटाने वाला और ये सब काट देंगे इसमें से, ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा फालतू का, और नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि रहे तो छोड़ देंगे। चलिए प्रॉपर्टीज तीसरा देखते हैं। ये हमको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करने में। तीसरा, यदि
यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियाँ या स्तंभ समान है तो सारणी का मान शून्य होगा। आपको पहले ही बोला कि मेरा फेवरेट है। अगर किसी चीज़ को प्रूफ करने में RHS में आपको ज़ीरो दिखाना है तो आप क्या कीजिए कि उसका दो पंक्ति या दो स्तंभ को समान कर दीजिए, घटा बढ़ा के किसी तरह से, तो आपका काम बन जाएगा। जैसे कि डेल बराबर ABC है, DEF है, फिर यहाँ पे ABC है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति क्या है, समान है, इसलिए जो आपका डेल का मान है वो कितना होगा, 0। कितना आसान है। फिर से एक और ले लेते हैं। डेल की जगह पर आप चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। कहीं कहीं डेल सामान्यतः त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए इस्तेमाल होता है, तो मेरा आदत था तो इस शब्द गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखेंगे हम लोग, यहाँ पे हो सकता है कि 1 2 3 आ जाए, 2 2 3 आ जाए, 4 2 3 आ जाए, तो आप कहिएगा कुछ ही सर ये तो 0 हो गया। कहा है कि C2 और C3 क्या है, सेम है। यहाँ पे R1 और R3 सेम था, R1 और R3 क्या है, सेम है। C2 और C3 क्या है, सेम है, इसलिए डेल्टा A का मान कितना हो गया, 0। आप चाहें तो इसको B कर देते हैं, तो कहिए कि दोनों यही हैं तो दोनों सेम कैसे हो गया। या फिर इसमें एक और नियम है कि अगर तीनों में से कोई एक पंक्ति या स्तंभ तीनों का तीनों अवयव 0 हो जाए तो उसका मान 0 हो जाता है, वो भी शायद इसका प्रॉपर्टीज होगा कहीं। इससे रिलेटेड एक बिंदु है जिसको सारणी के प्रॉपर्टीज में नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम लोग S पॉइंट में उसको काउंट करते हैं, मतलब हम S पॉइंट में आपको बता रहे हैं। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, यदि किसी क्वेश्चन में आपको शून्य प्रूफ करना है RHS में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, यदि एक सारणिक की कोई एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। आप देख सकते हैं ये इससे रिलेटेड है ऊपर वाले से। इसमें भी शून्य हो रहा था कब, जब दो पंक्ति या दो स्तंभ समान हो रहा था। इसमें सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ का सभी अवयव शून्य हो गया तो सारणी का मान भी शून्य हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सारणिक है जिसमें 1 2 3 0 0 0 4 5 6। आप देख सकते हैं इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसका तीनों अवयव क्या शून्य है, तो इस डिटर्मिनेंट A का मान कितना होगा, शून्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये डिटर्मिनेंट B है, इसका एक स्तंभ शून्य है, बाकी कोई भी हो सकता है ABC DEF, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। एक पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव अगर शून्य हो तो ही ये शून्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखते हैं कि यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुना करते हैं तो उसका मान भी k गुना हो जाता है। अब यहाँ पे इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कि अगर यहाँ पे A B C
D E F G H I है। अब यहाँ देखिए एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, जैसे इसमें अगर हम लोग 2 से गुना कर दें, ये पहली पंक्ति है तो 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं इसमें, और 2 को आप बाहर निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका A B C D E F या G H I। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप पहली पंक्ति में 2 से गुना किए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू डबल हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगर पहला जो स्तंभ है उसको हम लोग बात कर लेते हैं तो A D G है यहाँ पे, B C E F H I सेम रखें, चेंज नहीं किए हैं। अगर इसमें 3 से गुना हुआ होगा, ये पहला स्तंभ है, तो 3 को आप कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। A B C D E F, ये वाला जो प्रोसेस है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रूफ करने में। और इस सेम चीज़ का आप रिवर्स जो होता है उल्टा, जिसको व्युत्क्रम भी हम लोग बोल सकते हैं, उस मतलब सेम वही काम करता है। कहने का तात्पर्य है कि डिटर्मिनेंट में आप बाहर से किसी एक संख्या से गुना कीजिएगा तो अंदर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में गुना होगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 2 है तो पहली पंक्ति से हम यहाँ पे 2 कॉमन लिए हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो 2 से गुना कर सकते हैं किसी और स्तंभ में भी। तो यहाँ पे हो जाएगा A D G 2B 2E 2H C F I। जहाँ तक मैट्रिक्स में हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स में अगर किसी एक अक्षर से गुना करते थे मैट्रिक्स को तो सारे अवयव में गुना होता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में कि केवल एक पंक्ति या केवल एक स्तंभ में गुना होता है। जैसे यहाँ पे 3 को हम लोग गुना कर रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में, तो हम यहाँ कहाँ से कॉमन लिए थे, यहाँ से। अब जरूरी नहीं कि इसी में गुना करें, आप किसी में भी गुना कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे वाला जो पंक्ति है उसमें गुना कर सकते हैं, उसका ही वैल्यू सेम ही होगा। A B C D E F 3G 3H 3I। तो कहने का तात्पर्य है कि आप किसी एक अक्षर से गुना कीजिएगा तो कोई एक पंक्ति या स्तंभ में ही गुना होगा, जिसमें आपकी मर्जी हो, जो प्रश्न को हल करने के अनुकूल हो। और क्या कहते हैं, हाँ यही सेम चीज़ है यहाँ पे कि जिस चीज़ को आप कॉमन ले सकते हैं एक पंक्ति या स्तंभ से, तो आप फिर गुना कीजिएगा तो एक पंक्ति या स्तंभ में ही गुना होगा। ये हमारा 5वां प्रॉपर्टीज सारणी का। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आपको प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ, मतलब पंक्ति या स्तंभ दोनों से कुछ भी हो सकता है, कि कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के रूप योगफल के रूप में, वहाँ पे घटाव भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अब हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे देखिए ये सारणिक है A B C D E F G H I। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जोड़ा हुआ है A1 B1 प्लस C1। अब यहाँ देखिए पहली पंक्ति में जोड़ के रूप में है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं A B C D E F G H I और यहाँ पे प्लस, इसके साथ कौन था, A1 B1 C1 था, तो ये एक अलग हो जाएगा, अलग सारणी A1 B1 C1, और यहाँ से जो नीचे में था D F G H I, ये है। या आपका इस तरह से भी रह सकता है कि स्तंभ में जुड़ा हुआ रहे A B C D E F G H I, यहाँ पे देख सकते हैं A1 D1 G1। तो अब ये इस तरह से लिखाएगा A D G B E H C F I। अब यहाँ पे प्लस में चूँकि
स्तंभ में छाते हैं यहाँ पे A1 D1 G1, A1 D1 G1, यहाँ पे B E H और C F I। ये तो इस तरह से हो गया। लेकिन अगर दोनों जोड़ में दिया हुआ हो, जैसे देखिए यहाँ पे छोटा मैम दिखा रहे हैं, जैसे A B C पे D E F, यहाँ पे G H I है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ना है तो यहाँ पे A1 है, B1 है, C1 है, D1 है, E1 है, F1 है, G1 है, H1 है और I1 है। तो इसको हम अलग अलग जोड़ के लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे A B C D E F G H I। अब यहाँ पे प्लस में जो इसके साथ एक और था उसको लिख सकते हैं कि A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 और I1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जोड़ के इसको आसानी से। ये हम लोग अंतिम प्रॉपर्टीज। यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के, ध्यान दीजिएगा, पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरे पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणिकों का मान वही रहता है। आर आई को आप चेंज कर सकते हैं, आर आई प्लस के जे, और इसको भी इस तरह से चेंज कर सकते हैं। यदि आप स्तंभ में परिवर्तन करते हैं तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ आएगा एग्जाम्पल का जब हम लोग उपयोग करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे है ये, तो ये है A B C D E F G H I। आप कहेंगे सर बार बार यही लेते हैं, तो सबसे कॉमन एग्जांपल है तो ले लेते हैं। आपको मन कर रहा है कि नहीं, हम पहली पंक्ति को तीसरी पंक्ति के साथ जोड़ देते हैं, तो यानी कि R1 ये पहली पंक्ति है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। पहले पंक्ति में दिखाएंगे फिर स्तंभ में दिखाएंगे। तो पहली पंक्ति को आप चाहते हैं कि पहली पंक्ति के साथ तीसरी पंक्ति को, चाहे दूसरी पंक्ति को जोड़ देते हैं, वो भी 2 से गुना करके, तो R1 + 2R2। आप चाहें तो 2R1 + R2 कर, जो आपकी इच्छा है उस तरह से आप परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, तो A अब 2R2 है तो A + 2D, B + 2E, C + 2F, और बाकी में परिवर्तन नहीं किया तो बाकी वैसा ही रहेगा, D E F G H I। तो हम लोग यहाँ पे किस में परिवर्तन किए, पंक्ति में, और प्रश्न की ज़रूरत के हिसाब से दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति जो भी आपको घटाना जोड़ना आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिटरमिनेंट B ले लेते हैं, ये भी यही ले लेते हैं, A B C D E F G H I। आपको मन है कि नहीं, पहली पंक्ति के साथ हम तीसरी पंक्ति को जोड़ देते हैं, C1। यहाँ पे पहली पंक्ति ये है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। पहली पंक्ति को हम जोड़ देते हैं, चाहे मेरा मन है कि तीसरी पंक्ति में हम परिवर्तन करेंगे, उसको हम जोड़ेंगे C3 + C1 या 2C1 भी आप कर सकते हैं, या C3 - C1 कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस किए हैं तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो C1 देखिए, C1 में कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन किस में है, C3 में। तो आपको लिख देना है यहाँ पे C1 और C2 जैसे था वैसे लिख दीजिए, C - A F - D और I - G, जो कि यहाँ पे C1 में था। तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये है इसका प्रॉपर्टीज़। 6 प्रॉपर्टीज़ के साथ एक स्पेशल पॉइंट हम आपको बताए हैं। कम से कम उसको 5 बार स्टडी कर लीजिएगा, और अगले क्लास में इसका हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे 4.2 का, जो कि डिटरमिनेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। उससे एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता ही आता है।